योजनाएं। माइक्रो इंश्योरेंस चीज क्या है? नाम से ही सिद्ध है माइक्रो इंश्योरेंस क्या होगा। गरीब लोगों के लिए, ग्रामीण गांव वालों के लिए, फार्मर्स के लिए ये कुछ चलता है। लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकता है, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी भी हो सकती है। शर्त क्या है? जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो 50,000 या उससे कम होनी चाहिए, और उसी हिसाब से इसका प्रीमियम भी बहुत कम रहता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये। आगे मान लो आपने ऐसा कुछ खरीद के रखा है पॉलिसी, तो जो पैसा आपने रिटर्न में दिया, मान लो 10 रुपए का कोई पॉलिसी खरीदा और आपकी गाय मरी नहीं, तो क्या प्रीमियम का पैसा वापस मिलेगा? कुछ केस में हाँ मिलेगा, कुछ केस में नहीं मिलेगा। आगे इंडिविजुअल व्यक्ति का भी कवर होता है, ग्रुप कवर भी होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी कवर होता है, लाइक दैट। इसे बेचता कौन है? माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज और दूसरे एजेंट लोग भी। आगे हम बात करेंगे, यदि आपने लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनना हो, ग्रामीण इलाकों में ऑपरेट करने के लिए 10वीं पास होना चाहिए, शहरी में करने के लिए 12वीं पास होना चाहिए, फिर तालीम लेके परीक्षा देनी पड़ती है, फिर रजिस्ट्रेशन होता है। माइक्रो इंश्योरेंस बेचने के लिए इस प्रकार की कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एग्जाम देनी है, कोई ये मतलब इस प्रकार का फंडा वहां नहीं रहता। और क्योंकि गांव वालों को ये प्रोडक्ट बेचना है, तो जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्ट बेचा जाए वो लोकल लैंग्वेज में लिख के देना पड़ता है, इंग्लिश में नहीं। ठीक, तो ये कुछ माइक्रो इंश्योरेंस है और सरकार अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मदद करती रहे। चर्चा में अपना क्या है? ये 2 चीजें। मोदी सरकार आने पर उनके बजट में उन्होंने बोला था कि 2015 बजट में बोला था नई स्कीम 2 लाएंगे, 2 इंश्योरेंस के लिए और 1 पेंशन वाली, अटल पेंशन ब्रेक से पहले हमने देख ली, और इसके अभी नियम थोड़े समय पहले ही लॉन्च किए गए, तो बस अब देखेंगे। एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड सेकंड इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। पैरेलल ही देखेंगे ताकि एमसीक्यू में जो भी ट्रिकी पूछना हो अपने को याद रहे। फर्स्ट थिंग, ये 1-1 साल की इनकी वैलिडिटी है। और 1 साल की वैलिडिटी कैसे? बजट में तो आपको पता हो फाइनेंशियल ईयर वो 1 अप्रैल से 31 मार्च, नहीं, यहां पर अलग है, 1 जून से लेके 31 मई। ये जीवन ज्योति में क्या है? एक प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस, और किसी भी कारण से आपकी मृत्यु हो जाए, मतलब बुढ़ापे के चलते नेचुरल डेथ या फिर कोई एक्सीडेंटल डेथ, राइट, एनी रीजन, तो आपको पैसा मिलेगा, दैट इज जीवन ज्योति। सामने ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? वैलिडिटी 1 ईयर कैलेंडर, वो तो सेम टू सेम। यहां पर केवल एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाए या एक्सीडेंटली आप अपाहिज हो जाओ, ओनली देन यू गेट मनी। नेचुरल डेथ, बूढ़ा होकर आदमी मर जाए, उस केस में पैसा नहीं मिलेगा। सो ये फर्स्ट थिंग सेलिएंट में आया। आगे कितना पैसा मिलेगा? जीवन ज्योति में ये है, किसी भी कारण से आपकी मृत्यु हो जाए, आपके जो भी नीचे बेनिफिशियरी है उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। सुरक्षा बीमा योजना में क्या है? यदि आप मर गए 2 लाख रुपए, यदि आपकी 2 आंख या 2 हाथ या 2 पैर चले गए तो 2 लाख, यदि केवल 1 आंख या 1 हाथ या 1 पैर चला गया तो केवल 1 लाख। और यहां पर भी क्यूम्युलेटिव नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी 2 आंख, 2 हाथ और 2 पैर चले गए 6 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि वो जो LIC और ICICI सबने ये लिख के नीचे स्टार बना के रखा, और स्टार में ये लिखा है कि मैक्सिमम कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए में। क्या? तो ये इसके फीचर हैं, मतलब डेथ में भी पैसा मिलेगा और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी में भी पैसा मिलेगा आपको। प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा? जीवन ज्योति में ये है, इंश्योरेंस कंपनी को 289 जाएगा, जो भी एजेंट है बीच में उसको 30 रुपए, और बैंक से क्योंकि ये ऑपरेट होगा आपके सेविंग अकाउंट से प्रीमियम काट के बैंक उसको जमा कराएगी, तो उसका भी बीच में कमीशन 11, तो कुल मिला के ऐसा 330 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, ये है इसका प्रीमियम। सामने ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में क्या, 10 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को, 1 रुपए एजेंट को, 1 रुपए बैंक को, कुल मिला के 12 रुपए प्रति पर्सन प्रति वर्ष, ये इसका प्रीमियम है। अब सवाल क्योंकि ये इतना कंफ्यूजिंग होता जाएगा, अभी तो क्या, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो याद रह जाएगा, एमसीक्यू में फिर तकलीफ की, जीवन ज्योति था कि सुरक्षा था, किसका क्या, तो कुछ छिछोरपंथी की आवश्यकता है ताकि ये अपने को याद रह जाए। छिछोरपंथी करते हैं कुछ। ये कौन है? सैफ अली। सैफ अली किसी की सुरक्षा कर रहा था, सुरक्षा करते करते उसका एक टांग चला गया और वो लंगड़ा त्यागी बन गया और इसे 1 लाख रुपया मिला। 1 लाख क्यों मिला? बिकॉज उसकी केवल एक ही टांग गई थी, और ये उसका क्योंकि सुरक्षा उसने लेके रखी थी, कौन सी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। और प्रीमियम कितना भर के गया था? मैं इसे ऐसे ही विजुलाइज करता हूँ, सुरक्षा तो आर है, आर से बार, तो बार मतलब 12 रुपए। दूसरी तरह से
ये R है तो आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो, एक है और उसके बाजू में 2 खड़ा है और 1 2 12 रुपए। एक बार अगर सुरक्षा आपको याद रह गया तो ऑपोजिट में फिर जीवन ज्योति में सब उसका उल्टा उल्टा कुछ हो रहा है, राइट। वो आप कुछ और तिकड़मबाजी और छिछोरपंथी से पूरा याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। मोदी की ये जो 2 इंश्योरेंस स्कीम, अब एलिजिबिलिटी, कौन इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। जीवन ज्योति में क्या 18 से लेके 50 वर्ष की आयु के ऐसे लोग जिसका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। यदि आपका एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट है तो ऐसा नहीं कि 2 लाख 2 लाख 2 लाख इतना बड़ा कवर हो जाएगा, नहीं, केवल एक ही अकाउंट बनेगा। और ये सेविंग अकाउंट की शर्त क्यों रखी, ताकि जब आप फॉर्म साइन कर दो तो फिर जो भी आपके कितने 330 रुपए वो अपने आप कट होके कंपनी को मिल जाए, ताकि वो उसके एजेंट को नीचे आके आपका दरवाजा ना खटखटाना पड़े, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कैन गो डाउन। तो ये जीवन ज्योति सुरक्षा में क्या है, सेम टू सेम थिंग, बट एज लिमिट थोड़ी बढ़ाई है 18 से 70 इयर्स तक। अदर थिंग्स यही सेविंग अकाउंट होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो भी केवल एक, एंड लाइक दैट प्रीमियम अपना सेविंग अकाउंट से काट देंगे। ये दोनों स्कीमों को लागू कौन करेगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति को LIC और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा को पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनियां लागू करेंगी। क्रिटिसिज्म, कुल मिला के ये 3 स्कीम है मोदी की। कौन सी, एक तो हमने देख लिया ब्रेक से पहले, अटल पेंशन योजना, और दूसरी 2 जीवन ज्योति और ये सुरक्षा। सबसे पहले क्रिटिसिज्म ये कि ये जो भी कवरेज या पेंशन दिया जा रहा है, पेंशन कितना 1000 से 5000 रुपए तक, और यहाँ कवर कितना मैक्सिमम 2 लाख रुपए। तो आज के इस महंगाई के युग में ये मात्रा पर्याप्त ही नहीं है कि आपकी फैमिली वाले इस पे सर्वाइव कर पाए। सेकंड थिंग, ये अटल पेंशन में कोई टैक्स बेनिफिट के प्रावधान नहीं है। अब स्वाभाविक, तो मतलब ये तो क्रिटिसिज्म हुआ, काउंटर आप कैसे करोगे कि भाई टैक्स बेनिफिट की आप क्यों, ये है अटल पेंशन का टारगेट ऑडियंस कौन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर, और ज्यादातर उनकी आवक इतनी होती नहीं कि उसको 10 लाख या 20 लाख पे कोई टैक्स बचाना हो, तो वो टैक्स ब्रैकेट में फॉल ही नहीं करता, तो टैक्स बेनिफिट कैसे। सेम वे, यदि आपको ये चिंता है कि भाई ये पेंशन में मेरे को केवल 5000 मिल रहा है, या फिर कि ये सुरक्षा बीमा योजना मतलब 12 रुपए और 2 लाख मैक्सिमम मेरे कोई हाथ पैर टूट जाए तो मिलेंगे, राइट। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली और आपको लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है तो मत ज्वाइन करो। आप जाके SBI की भी जनरल इंश्योरेंस की ऐसे एक्सीडेंटल कवर चल रहे हैं जिसमें होता है, यहाँ पर क्या था सुरक्षा सैफ अली में 12 रुपए 2 लाख, राइट। SBI की ऐसी स्कीम चल रही है 1000 पूरे वर्ष का एक बार का प्रीमियम, और आपका कवरेज होगा 20 लाख रुपए का। सो इफ यू थिंक योर लाइफ इज मोर प्रेशियस, तो आप जाके ऊंची प्रोडक्ट खरीद सकते हो और ऊंचा प्रीमियम भर सकते हो। ये जो 3 स्कीम मोदी सरकार ने लागू की, अटल पेंशन, जीवन ज्योति और सुरक्षा, ये किसके लिए है, बॉटम स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी, जो अमीर लोग हैं, रिच पीपल हैं, अपर मिडिल क्लास है, इवन ऑर्डिनरी मिडिल क्लास, सर्विस क्लास, ये सब के लिए क्या है, उनके लिए तो 49% FDI कर दिया है। तो जो भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आएगी उसके पास, क्योंकि अब ज्यादा कैपिटल रहेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वहां पर प्रीमियम डाउन हो जाएगा, और वो सारे फायदों की आप चर्चा करो, इस पे आप क्यों टिके हो। एंड सेकंड थिंग, सरकार को ये प्रकार की योजना लाने की क्यों आवश्यकता हुई, क्योंकि अब तक के सालों में ये रहा कि सरकार ही प्रीमियम का पैसा खुद भरती थी LIC में, और ऐसे गरीब लोगों को आर्टिजन का कुछ ना कुछ इंश्योरेंस होता रहता था। ये 3 स्कीम में फंडा क्या है, वो खुद ही अपनी जेब से पैसा निकाल के क्लाइंट बन रहे, राइट। तो सरकार की जो स्कीम सब्सिडी के नाम पे उसकी फिजल डेफिसिट बढ़ती जाती थी, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ती जाती थी, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और डेफिसिट कम होने पर क्या फायदे होंगे वो तो लंबी कहानी हम देख चुके हैं। और एडिशनली आप बोल सकते हो FRBM एक्ट में भी वो उसके टारगेट मीटअप करने में अपने को मदद मिलेगी, ठीक। तो हम देख रहे थे, एक तो IRDA के पावर देख लिए, 49% FDI के बड़े बड़े प्रमुख फायदे नुकसान देख लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पे हमने ये देखा, पर्टिकुलरली ये जीवन ज्योति और सुरक्षा, अटल पेंशन तो शुरुआत में ही देख लिया। अब लास्ट वाले पिलर पे आते हैं, ये इंश्योरेंस सेक्टर के अलग अलग इंटरमीडियरी, और फिर आपके साथ कोई गलती हो जाए तो ओम्बड्समैन का सिस्टम। इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज बीमा कंपनियों के बीच 5 प्रकार के, एक तो होते हैं एजेंट्स या कॉर्पोरेट एजेंट्स, दूसरे को बोलते हैं ब्रोकर्स, थर्ड इज बैंक्स, बैंक्स वाले चलते हैं जो बांका इंश्योरेंस, तो बांका इंश्योरेंस में वो भी असल में तो कॉर्पोरेट एजेंट ही रहते हैं। तो ये ऊपर वाले 3 है, इनका क्या काम है, नीचे किसी क्लाइंट को पकड़ के बोतल में उतारना है, ये इनका काम। आगे वो क्लाइंट बोतल में आ गया और उसने प्रीमियम भर दिया, उसका कोई नुकसान हो गया, क्लेम करने जाएगा, तो क्लेम करते वक्त वो सही क्लेम है गलत क्लेम है वो काम कौन देखेगा, सर्वेयर एंड लॉस असेसर। एंड सेम वे आपने अगर मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो हॉस्पिटल के साथ टाइप करने के लिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो अभी ये सब कुछ देखते हैं, और यहाँ पर
क्लाइंट के साथ कोई गलती ना हो जाए उसके लिए नए 2015 के अमेंडमेंट में क्या प्रावधान है वो देखेंगे। सबसे पहले ये ऊपर के 3 इंश्योरेंस इंटरमीडियरी, जहां पर एजेंट एंड ब्रोकर। एक तो रहता है इंडिविजुअल ऑर्डिनरी एजेंट। नियम क्या है, ये ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति केवल एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, केवल एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड केवल एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही टाई अप कर सकता है। मतलब ये किराने वाले की तरह कोलगेट, पेप्सोडेंट सभी टूथपेस्ट नहीं बेच सकता। अगर ऐसे व्यक्ति को ग्रामीण इलाकों में ऑपरेट करना है तो 10वीं पास, शहरी इलाकों में तो 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद तालीम लेगा, परीक्षा देगा। ये परीक्षा इसकी कौन लेता है, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और परीक्षा पास करने पर कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस, ये अपने 1930 एक्ट वाला वो याद करो, इंश्योरेंस एक्ट था, उस हिसाब से इसका रजिस्ट्रेशन होगा और फिर ये व्यक्ति ऑपरेट कर पाएगा। तो इंडिविजुअल एजेंट का क्या फंडा रहता है ये। सेकंड होता है, उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट एजेंट। कॉर्पोरेट एजेंट में भी नियम तो यही, क्या, एक एलआई, एक जीआई और एक हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आप टाइप करके नीचे क्लाइंट्स में वो चीज प्रमोट करो। बट ये कॉर्पोरेट एजेंट क्यों, यहाँ पर ये बैंक और एनबीएफसी वाले इस मॉडल से चलते हैं। और जो हम बोलते हैं बांका एश्योरेंस इज अ फ्रेंच कंसेप्ट। फंडा ये है बैंक की नेटवर्क की मदद से ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचे जाए। सो उसमें ये कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल ऑपरेट करते हैं। ये ऐसा क्यों, आप सोच ही सकते हो भाई, मान लो एसबीआई ने कोई अपनी ही बैंक के जरिए करवाना, तो ऐसा तो नहीं कहे अरुंधति मैडम वो अपनी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट डलवा के, राइट। तो कॉर्पोरेट एजेंट इज फॉर हायर अप थिंग्स। थर्ड इज ब्रोकर। आप समझो एजेंट, कॉर्पोरेट एजेंट की क्या समस्या, एक एलआई, एक जीआई और एक एचआई के साथ ही वो टाइप कर सकते हैं। ब्रोकर मॉडल में ये रहता है कि वो किराने वाले की तरह पेप्सोडेंट, कोलगेट सभी प्रकार के प्रोडक्ट, मल्टीपल इंश्योरेंस प्रोडक्ट मल्टीपल कंपनियों के वो बेच सकता है। बट इसके लिए वो 50 लाख से 250 लाख तक की कैपिटल एंड लाइक दैट। खैर वो सब काम का नहीं, बेसिक अपने को क्या, ये लोग तो केवल एक टाइप करते हैं। ब्रोकर मतलब सभी का सब कुछ बेच सकता है। बैंक एश्योरेंस क्या था, इट इज अ फ्रेंच कंसेप्ट कि बैंक नेटवर्क की मदद से इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचे जाएं। ज्यादातर बैंक इसी मॉडल से आगे बढ़ती हैं। नियम क्या था, एक एलआई, एक जीआई और एक हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आपने टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एसबीआई का कॉर्पोरेट एजेंट मॉडल देखना हो, एसबीआई एक तो है बैंक, और एसबीआई बैंक किन्हीं लोगों की पॉलिसी अपने क्लाइंट को बेच रही है। सो इन दैट वे एसबीआई बैंक इज अ कॉर्पोरेट एजेंट। कॉर्पोरेट एजेंट किसका है, वो केवल एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप कर सकती थी। तो किसके साथ किया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का बाप कौन है बैकएंड में, एसबीआई खुद और बीएनपी पारिबास कार्डिफ, दैट इज फॉर लाइफ। और जनरल में कौन सा, एसबीआई एंड इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, दैट इज आईएजी। तो इस प्रकार से ये कुछ सेटअप बना और इनकी पॉलिसी ये बेच रहे हैं। कैसे, एक बैंक ने एक एलआई, एक जीआई और एक हेल्थ वाले के साथ टाइप किया है। इंश्योरेंस अमेंडमेंट में ये जो अपना 2015 उसमें क्या किया, ये अलग अलग इनको भी इस प्रकार से कुछ ट्विक किया गया ताकि ये अगर चाहती तो ब्रोकर बन के भी अलग अलग ज्यादा कंपनियों के साथ टाइप करके कस्टमर को बेच सकती थी प्रोडक्ट। फायदा क्या होगा, कस्टमर को ज्यादा चॉइस मिलेगी, वो इन्फॉर्म डिसीजन ला के कर सकता है, अपना निवेश कर सकता है। और बातें, इंटरमीडियरी एजेंट वो कोई गलत काम ना करे, उसके लिए 2015 के अमेंडमेंट में क्या प्रावधान है। एज सच ये आईआरडीए वही इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम सर्टिफिकेट वो पहले उसके पैमाने तय करता था। अमेंडमेंट में कुछ नई बातें लिखी गई कि यदि कोई कंपनी ऐसे लोगों के काम करवा रही है जिनके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो जिस बंदे के पास लाइसेंस नहीं है उस पे भी फाइन लगेगी, और यदि कंपनी के अफसरों को पता होगा तो उस पे भी फाइन लगेगी। माइनर मतलब छोटी उम्र का व्यक्ति, अनसाउंड माइंड, अगर कोई फ्रॉड में कन्विक्ट है या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने एग्जाम ट्रेनिंग पास नहीं किया, ऐसा कोई आदमी एजेंट नहीं बन सकता है। अगर एक कंपनी का एक एजेंट था और वो नौकरी छोड़ के कहीं और चला गया, फिर भी 5 सालों तक उसका डेटाबेस कंपनी ने मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वाई, ताकि यदि उसने कोई मिस सेलिंग किया हो तो पूरा मतलब ठीक ठाक उसका न्याय कुछ किया जा सके। ये मतलब ऑरेंज में जो लिखे हैं ये अपने नए अमेंडमेंट में और कस्टमर के लिए सुविधा की गई। आगे कोई इंडिविजुअल एजेंट होगा तो वो केवल एक इंश्योरेंस कंपनी, एक एलआई, एक जीआई, वो तो पहले से था, अब यहाँ स्पेसिफिकली व्याख्यायित कर दिया। कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम ना चलाए उसके लिए आईआरडीए को अलग से पावर दिए गए, वो नियम कानून बना सके। और ये लोग यदि कोई भी प्रकार का फ्रॉड मिस सेलिंग करेंगे 1 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक इन पे जुर्माना लग सकता है। ठीक, तो हम लोग इंश्योरेंस इंटरमीडिएट की बात कर रहे थे, एजेंट, ब्रोकर, बैंक्स वाला पहला मुद्दा खत्म।
अभी आते हैं सर्वेयर एंड लॉस असेसर। इनका काम क्या है? जस्ट लाइक दैट वो ऑडिट वाले करते हैं, ये भी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होते हैं। आपने प्रीमियम भरा था, कोई पॉलिसी ली थी, फिर जो भी नुकसान हुआ तो टू कंफर्म द कॉज, क्वांटम एंड लायबिलिटी ऑफ द लॉस, ये लोग वो तय करेंगे। इनकी कैटेगरी रहती है, इसके अनुभव और स्किल के हिसाब से सी कैटेगरी, बी कैटेगरी, ए कैटेगरी। ए कैटेगरी में कौन होगा? सबसे हाई प्रोफाइल ऐसा सर्वेयर या लॉस एसेसर। मान लो भगवान ना करे मुकेश भाई की वो जामनगर रिफाइनरी में कुछ नुकसान हो जाए तो वो सी वाले नहीं, ए वाले जाके असेसमेंट देखेंगे। और ये पूरे पैरामीटर कौन तय करती है? IRDA वाले करते हैं। स्वाभाविक है, इस प्रकार से अगर हायरार्की बनाओगे तो ए में कम लोग होंगे, बी में उससे ज्यादा, सी में उससे ज्यादा। जैसे ऑडिटर के ऊपर लिमिट रहती है कि एक चार्टर्ड अकाउंटर एक साल में इतने से ज्यादा कंपनियों को ऑडिट नहीं करेगा। वाई? अदरवाइज तो वो रबर स्टैम्प ही बन जाएगा, बिना ऑडिट के यस 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 साइन कर देगा। उसी प्रकार यहाँ पर ना हो जाए, इसके लिए IRDA ने फाइनेंशियल लिमिट सेट करी है कि एक सर्वेयर इतने एक साल में इतने ही लाख के या इतने करोड़ के ही क्लेम देखेगा। यहाँ पर अमेंडमेंट में क्या बोला गया कि ऐसे सर्वेयर या लॉस असेसर बनना हो तो उस व्यक्ति ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉस असेसर एंड सर्वेयर IISLA उस संस्था का एक सदस्य होना चाहिए और IRDA के द्वारा स्थापित किए गए सभी नॉर्म्स, कोड ऑफ कंडक्ट को इसने पालन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो बराबर है। क्रिटिसिज्म क्या? आपने कोई प्रीमियम भरा, बराबर आप इंश्योर्ड हो गए, फिर कोई आपके साथ दुर्घटना हुई, आप जाते हो क्लेम करने के लिए कि मेरे को इतना पैसा आप दीजिए। कोई केस में बीमा कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी। LIC वालों, ये परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 100% अगर क्लेम जाते हो तो LIC वाले उसमें अराउंड 1% क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी वाले अराउंड 7% क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि मिस सेलिंग में गलत आदमी को ही इंश्योरेंस बेचा गया और फिर वो बोला हो कि भाई आप तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे तो रिजेक्ट, लाइक दैट समथिंग XYZ, इस तारीख में ये प्रीमियम नहीं आता, जो भी। तो प्राइवेट वाले तो एक तो पहले से ही ये इनका त्रास है कि क्लेम बहुत रिजेक्ट करते हैं। नया अमेंडमेंट क्या बोलता है 2015 वाला, यदि प्राइवेट कंपनी चाहे तो ये पूरा क्लेम सेटलमेंट, क्लेम रिजेक्शन का प्रोसेस और उसका जो भी इंस्पेक्शन करना है वो पूरी प्रक्रिया किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर सकती है। ऐसा करने पर आप समझ सकते हो कि और गफलेबाजी हो सकती है और आपके क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी फिर जैसे सेल में टारगेट रहता है, यहाँ पर कुछ टारगेट रहेगा कि भाई 10% तो रिजेक्ट कर ही देना है, तभी जाके अपना जो बैकएंड में कहीं नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो सके। सो कई एक्सपर्ट का ये मानना है कि भाई ये जो आउटसोर्सिंग थर्ड पार्टी को परमिशन दिया गया अमेंडमेंट के चलते, वो क्लाइंट्स के हित में नहीं रहेगा। सो प्रॉब्लम में एग्रीवेट। काउंटर एग्रीमेंट आप क्या कर सकते हो? काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि यदि क्लाइंट को ये लगा कि भाई मेरे साथ कोई नाइंसाफी हुई है, वो जाके इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को जाके फरियाद कर सकता है। IRDA वाले स्वयं जाके इनका ऑडिट इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और उसके भी काउंटर में यदि ये इंश्योरेंस कंपनी को लगे कि हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, गलत रूप से IRDA वालों ने कोई सजा कर दी, तो सेट में जाके अपील कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, चेक्स एंड बैलेंसेस का रोबस्ट ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म कुछ 2015 अमेंडमेंट से बना के रखा है। ठीक, तो एजेंट देख लिया, ब्रोकर, बैंक एश्योरेंस, सर्वे, लॉस असेसर देख लिया। इसमें लास्ट कैटेगरी रहती है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। दीज आर ऑपरेटेड इन हेल्थ केयर बिजनेस। ये क्या काम करते हैं? मेडिक्लेम पॉलिसी का मैनेजमेंट। इस ट्रायंगल से आपको पता चल जाएगा। एक तरफ रहता है पॉलिसी होल्डर, आपने जो मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदी, सामने रहती है इंश्योरेंस कंपनी जहां पर आपका प्रीमियम वगैरह जाता है। तीसरा रहता है हॉस्पिटल, बराबर आपको कोई बीमारी हो गई तो हॉस्पिटल का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी वाले भरपाई करेंगे। इन तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट का काम जो देखे, दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। क्लाइंट, हॉस्पिटल, फार्मेसी, केमिस्ट सभी के साथ। इन पे ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक LI एक GI और लाइक दैट, नहीं। ये एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी के हेल्थ प्रोडक्ट के लिए ट्राई अप कर सकते हैं, बट इन पे भी कुछ नॉर्म रहते हैं कि मिनिमम इतना कैपिटल होना चाहिए, 1 करोड़, हर 3 साल पे लाइसेंस रिन्यू कराना है, और बैक एंड में इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम 5.5% ही इसको कमीशन दे सकती है आउट ऑफ द प्रीमियम एंड लाइक दैट। खैर, ये सब चीजें अपने लिए काम की नहीं, इंश्योरेंस परीक्षाओं के लिए, बट याद ये रखना है कि हाँ, इन पे भी कुछ ना कम नॉर्म तो लगे हैं। तकलीफ ये रहती है कि इनकी सर्विस क्वालिटी बढ़िया नहीं रहती, कई बार क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं, टाइम पे आपको पैसा नहीं देते हैं। देयरफॉर मेडिक्लेम पॉलिसी में क्लाइंट जल्दी मतलब जब पॉलिसी खत्म हो जाए तो रिन्यू कराने से बचते हैं। और अब FDI 49% आ जाएगा। वी कैन होप कि वो ढेर सारा जो कैपिटल आया उसके चलते
फॉरेन कंपनियों की प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट करें, बेहतर एफिशिएंटली काम हो और सबका भला हो सके। ये कुछ इनके नाम हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के। आगे ऑल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये तो कुछ थे जिनकी मदद से नीचे पुश किया जा सके। आगे कंपनी खुद ही डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आप समझो दो चीजें हैं, एक तो है प्रूडेंशियल जो कि लाइफ इंश्योरेंस का काम देखती है, दूसरी है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जो जनरल इंश्योरेंस देखती है। खैर ये एक नया तुक्का लेके आए कि मुंबई में वो डब्बे वाले डब्बे देखे जाते हैं तो उसके साथ ही उसके फ्लायर और एप्लीकेशन फॉर्म सबको भिजवाया जाए, तो डायरेक्ट मार्केटिंग। आउटलेट के नाम पे आप इंटरनेट पे अपनी खुद की साइट खोल दे, मतलब इंश्योरेंस कंपनी, या फिर policybazaar.com, मॉल स्टोर, इस प्रकार से वो रीच करने की कोशिश करें। या तो फिर आप इंश्योरेंस कंपनी ऐसा करे कि व्हीकल इंश्योरेंस के लिए ऑटोमोबाइल शोरूम या कंपनी के साथ टाइप कर ले। अगर कोई व्यक्ति विदेश घूमने जा रहा है तो ये थॉमस कुक, वेस्टर्न यूनियन, इस प्रकार की इंटरनेशनल ट्रायल कंपनियों के साथ कोई न कोई इंश्योरेंस में आप टाइप कर लो। और विदेशों में माल जा रहा है तो मरीन और एयरलाइन कार्गो कंपनियों के साथ आप टाइप कर लो। तो ये सारी क्या चीजें हैं, ऑल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इनको आप नहीं बोल सकते दीज आर इंटरमीडियरी, नहीं बोल सकते। दो और चीजें, एक तो काउंसिल और दूसरी टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। ये क्या है? एज सच अंग्रेजों से जमाने से ही ये इंश्योरेंस एक्ट बना है इन द ईयर 1938। उसमें बोला था कि इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया होना चाहिए जहां ये सभी कंपनी के लोग उसके प्रतिनिधि हो। बट उसके साथ साथ कानून में ये भी बोला कि इच्छा हो तो अलग अलग दो बना सकते हो। दो कौन कौन से? लाइफ इंश्योरेंस का काउंसिल अलग और जनरल इंश्योरेंस का काउंसिल अलग, जो कि IRDA ने 2001 में बनाया। अब ये जो बॉडी थी एक प्रकार की प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अपने नए अमेंडमेंट में बोला कि इनको सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बना दिया। मतलब ये अपने जो भी इनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का चुनाव होगा उसके इलेक्शन, बायलॉ, मेंबर से कितना फीस लेना है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वो सब काम कर पाएंगे। और इवन सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके नुमाइंदे भी इस प्रकार की काउंसिल में प्रतिनिधि में बैठ सकते हैं अगर वो माइक्रो इंश्योरेंस या ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो ये तो हुआ कि इंश्योरेंस काउंसिल क्या होता है ये चीज। टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, ये क्या? अगेन इंश्योरेंस एक्ट 1938 के चलते ये एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी वो जो भी प्रोडक्ट चलाती है उसके अंदर क्या क्या उसके क्या स्लैब होने चाहिए, प्रीमियम क्या होना चाहिए, सॉल्वेंसी मार्जिन, ये सब ये लोग तय करते थे। ये लोग टैरिफ स्लैब तय करते थे। एक चीज टैरिफ स्लैब क्या, मान लो इतने किलो का कार्गो इतने किलोमीटर से इस जहाज से भेजना है तो 100 रुपए प्रीमियम लगेगा, लाइक दैट। आगे एक शब्द आया दैट इज कॉल्ड डी टैरिफिंग। मतलब ये इन्होंने जो कंपनियों के ऊपर टैरिफ स्लैब बना के रखे थे वो अब फ्री मार्केट कर दिया। मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनी को छूट है वो क्लाइंट के साथ नेगोशिएट करके अपने मन मुताबिक कर सके। 2007 से आगे बढ़ के सभी जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट का इस प्रकार से डी टैरिफिंग कर दिया गया है, सिवाय के थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस, क्योंकि वो कंपल्सरी लीगल है और उसके अंदर थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। खैर ये कहीं बहुत खींच के अगर लिबरलाइजेशन वाले मुद्दे में चर्चा करनी हो तो ये आप मुद्दा जोड़ सकते हैं। ठीक, अब लास्ट पिलर पे आते हैं अपना ये ओम्बड्समैन एंड कंप्लेन और कस्टमर प्रोटेक्शन में क्या। IRDA ने इतने सालों तक खुद कुछ इनिशिएटिव लेके ही रखे थे। फॉर एग्जांपल हर एक इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम कैलकुलेटर ऑनलाइन अपनी साइट पे बना के रखना था ताकि क्लाइंट को पता चले, कंपेयर कर पाए। सेकंड थिंग, हर एक कंपनी ने क्लाइंट के साथ कोई भी नाइंसाफी हो तो ग्रीवेंस रेड्रेसल के लिए एक मैकेनिज्म बना के रखना था और उसके ऊपर कौन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन अलग से काम देखता। अपने ये नए 2015 के अमेंडमेंट में क्या लाया कि कंपनियों ने इंश्योरेंस पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक या डीमटेरियलाइज फॉर्म में देनी होंगी। इसका फायदा क्या, आपके आधार पैन कार्ड कहीं से कहीं ना कहीं उसका लिंकिंग हो जाए तो मतलब चोरी होने का खतरा नहीं, गुम हो गया, जल गया, वो सारी मतलब जैसे शेयर मार्केट में है डीमटेरियलाइजेशन, सिमिलर यहाँ तो एक प्रकार से कस्टमर प्रोटेक्शन भी है, एज ऑफ डूइंग भी है। L2P2 में हमने चर्चा कर लिया डीमेट क्या होता है। आगे अगर किसी क्लाइंट को वापस इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करनी हो तो उसके क्या, उस पर पेनल्टी नॉर्म्स वो सब IRDA लगाएगा। मान लो आपके साथ कोई नाइंसाफी हो गई, इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपने खरीदा है, तो रेड्रेसल में क्या कर सकते हो? एक तो आप जा सकते हो क्लाइंट के रूप में सीधा सिविल कोर्ट में फरियाद करो, दूसरा आप जा सकते थे कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट में क्या पैरामीटर रहते हैं, अगर 20 लाख तक का मामला है तो डिस्ट्रिक्ट में जाओ, 20 लाख से ऊपर अब तो 2 करोड़ का मामला है तो स्टेट में जाओ, और 2 करोड़ से बड़ा मामला है तो नेशनल में। और तीसरा ऑप्शन कि आपके साथ इंश्योरेंस में नाइंसाफी तो इन हाउस उसी कंपनी के ऊपरी फरियादी अधिकारी को फरियाद लिखो, नहीं न्याय मिला तो देन यू गो टू इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। तो मतलब अब कंपैरेटिवली देख लेते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन और सामने इंश्योरेंस वाला।
बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या काम करता है, नाम से सिद्ध है, क्लाइंट की बैंक के खिलाफ ये फरियाद सुनता है। ये अपना कंसेप्ट नहीं, यूके से आया और हमने 95 में लागू किया। ये बैंकिंग ओम्बड्समैन कौन बन सकता है? आरबीआई के जनरल मैनेजर, वो अलग अलग एरिया वाइज उसे मार्क करते हैं। 3 सालों के लिए नियुक्ति होती है और री अपॉइंटमेंट नहीं होता। तो ये इनका मुद्दा हुआ। जम्मू कश्मीर में ये लगता नहीं। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में क्या, ये चीज लागू होती है अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस एक्ट, कौन सा 38 वाला, कि उसके आगे चलते गवर्नमेंट ने ये रेडरेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस ऐसा करके कोई रूल बना दिए। और फिर इंश्योरेंस काउंसिल जो थी, इंश्योरेंस एक्ट के नीचे वो इंश्योरेंस काउंसिल आप याद करो, उसने इन द ईयर 1999 से इनको लागू कराए। भारत में कुल मिला के 12 ओम्बड्समैन हैं। बैंक वाले ओम्बड्समैन वो 10 लाख तक का मैटर सुनते हैं। सभी प्रकार की बैंक और लोन देने वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के ऊपर ये लोग सुपरवाइज करते हैं। तो सामने इंश्योरेंस में क्या, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन इससे डबल मतलब 20 लाख तक का मामला सुनता है। फिर दोनों पार्टी को बुला के कंसिलिएशन रिवॉर्ड जो भी देता है। बट इंश्योरेंस कंपनी पे इसका जो भी इसने आउटकम वर्डिंग दिया वो इट इज मैंडेटरी, लागू करना पड़ेगा। ठीक, तो अब तक तो हमने देखा कि क्लाइंट को कंपनी से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए तो बहुत सारी चीजें, बट कंपनी को फ्रॉड क्लाइंट से बचाने के लिए क्या, उसके लिए भी अमेंडमेंट में प्रावधान है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को जब से आपने सब्सक्राइब किया हो उसके 3 सालों में ही यदि वो कंपनी को लगे कि क्लाइंट ने कोई गलत मुझे इंफॉर्मेशन दिया था, कोई फैक्ट्स उसने सप्रेस किए थे, हाइड किए थे, तो वो उसे जवाब मांग सकता है, पॉलिसी कैंसिल करा सकता है। बट 3 साल के बाद नहीं, मतलब 3 साल के बाद ऐसा फ्रॉडस्टर भी अगर मर जाए या कुछ भी हो जाए तो कंपनी इज लायबल टू पे। तो क्रिटिसिज्म में यही बात की अगर 3 साल बाद अगर फ्रॉड पता चला तो कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, उसे नुकसान होगा। बट ये भी ओवरब्लोन क्रिटिसिज्म है, ऐसे इक्का दुक्का थोड़े ही लोग होंगे, अदरवाइज रोबस्ट सिस्टम चलता है, फ्रॉड होने के चांस कम रहते हैं। ठीक है, तो हम बात करें सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस की। सोशल सिक्योरिटी एनपीएस, ये अपना ईपीएफओ, अटल पेंशन, वो सारी बातें करी। इंश्योरेंस थियरी, अलग अलग टाइप और वहां क्या समस्या देख ली। आजादी से पहले और बाद में नेशनलाइजेशन हुआ, नेशनलाइजेशन के चलते सरकारी इंश्योरेंस कंपनी, कॉर्पोरेशन, जीके टाइप फैक्टर्स देख लिए। फिर वहां पर आगे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को लाना है, अपनी मल्होत्रा कमेटी बनी थी, उसके कुछ नॉर्म्स देखे। आईआरडी है, वो भी मल्होत्रा ने बोला कि आईआरडी जैसी कोई संस्था बनानी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, पावर, और उसमें और पावर उसे कैसे 2015 के अमेंडमेंट से मिले वो चर्चा की। और इन सभी चीजों में ये जो अपना एफडीआई बढ़ा के रखा और दूसरे जो जो मुद्दे किए, उससे क्या फायदे नुकसान होंगे, अकाउंटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रूरल पॉइंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, होगा नहीं होगा उस हिसाब से पढ़ लिया। आगे ये सब तो बराबर है, बट उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन के लिए सरकार की तरफ से क्या, एक तो माइक्रो इंश्योरेंस एंड सेकंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति एंड प्रधानमंत्री सैफ अली सुरक्षा योजना, ऐसा मैं दिमाग में चलाता हूँ। अंत में इंश्योरेंस इंटरमीडियरी और उनके चलते क्लाइंट को नाइंसाफी ना हो जाए तो थोड़ा माइनर थिंग्स, और ओम्बड्समैन रिलेटेड कुछ बातें करी। ये जो भी चर्चा की है एमसीक्यू में बहुत सारे अच्छा बना सकते हैं। मुख्य परीक्षा में कैसे, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2015 इन ब्रिंगिंग फ्रेमवर्क फॉर ग्रेटर इनोवेशन, कंपटीशन, ट्रांसपेरेंसी इन इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ इंडिया। 2015 के ये बिल के तहत इनोवेशन, कंपटीशन और ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ेगी उस विषय में आप चर्चा करो। इनोवेशन और कंपटीशन कैसे बढ़ेगा तो वो आप एफडीआई वाले मुद्दों में आपने चर्चा करनी पड़ेगी, राइट। ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ेगी, एक तो ये कि पब्लिक लिमिटेड हो गई तो कंपनी एक्ट मुजब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। सेकंड थिंग, आईआरडीए को और इंस्पेक्शन वाला पावर मिला है, राइट, वो जाके और उसके ऊपर सेट का है अपीलेट ट्रिब्यूनल और वो सारी चीजें। सेम वे क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी बातें, तो ट्रांसपेरेंसी इस प्रकार से होगी। और उस प्रकार से कैसे, यही सारे मुद्दे आपकी पेनिट्रेशन डेंसिटी बढ़ाने में कैसे मदद करेगा, एक ही बात आपने रिसाइकल करके लिख देनी है। ठीक है, तो हम लोग अपने इकोनॉमी पिलर्स में 2 बचे हैं, उसमें ये बैंकिंग फाइनेंस वाला ऐसा बहुत सारा तो पढ़ ही लिया था। आज जो देखना था, राइट, वो इंश्योरेंस वाला मुद्दा देख लिया। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो L2P7 बोल के ये बैंकिंग फाइनेंस सर्वे में जो नए मुद्दे हैं, पर्टिकुलरली बेसल ऑन डबल फाइनेंशियल रिप्रेशन, उसके हिसाब से चर्चा करेंगे। एंड देन वी विल डायरेक्टली शिफ्ट टू HRD और उसमें ये जैम ट्रिनिटी और वो सारी बातें। ठीक है, चलिए।
એક પેપર ये तो પેલા મોબાઈલમાં જોઈન કરતા એક અને પાસે છે હા હા આપી તો મને જ આપી છેલ્લે જોતા રહે હા છે પણ આજે શું થયું લાવવાનું છે ને જે સામાન લાવવાનો હતો બધું મને આપી દીધું આપવાની મોક ટેસ્ટ કાલે લાવ કાલ એ વખતે આપી હતી તો આજે આ તો પેલું મેં 20 વીજળી મારી હતી બર્થડે માટે એટલે કાલે આવો ને તો મેં તો ઘરે ગયો તો એટલે એના 20 સુધી મેં સોલ્વ કરેલું જ છે. મેં જ આપી હતી સાહેબ ફરીથી એને હા એ રીતે અપાતી નથી કે અમુક એવા ટોપિક હોય કે આપણે વાંચવામાં છોટકી ગયા હોય ને દેખાય તો કોઈ કે સાહેબ એમની કામગીરી આવી આજે તો કશું આવ્યું સૌમાં ગરમ થાળીઓ ફિટ થઈ છોકરાઓ બધા બેસી જ છે સાહેબ મોબાઈલ ની રિંગ વાગતી હતી બે જણની પછી મારે કડક થઈને કેવું પડે પછી એટલા જ રાજા પાઠમાં તો શું કામ બેસો સાચી વાત છે એવું જ અહીંયા એક બે તો આમ પગ ઘસ ઘસ કરે આમ નામ અહીંયા મને ડિસ્ટર્બ થયા કેમ પણ આવતો પછી એને મારે બોલું આ ધ્યાન ખેંચાઈ જાય સાચી વાત છે આગલી બેન્ચે બેહીને હા તો રવિવારે આવો કેમ પરીક્ષા છે પેલી પરીક્ષા છે CGRS માં એ પછી હું લઈ લઈશ અહીંયા જ છું કન્વર્જનમાં કેમાં મૂકી